देखना है कि राफेल की मतलब किस एयरबेस की किस्मत में है कि राफेल कहां पर लैंड करने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार लगभग 11 बजे टेक ऑफ होगा अबू धाबी के नजदीक जो एयरबेस है फ्रेंच एयरबेस वहां से, और वो उसके बाद समय जो अभी हमें टेंटेटिव बताया गया है वो है दोपहर 2 बजे का, जब राफेल विमान भारत में होंगे अगर मौसम ने साथ दिया तो। जनरल विक्रम सिंह, अगर हमारी ताकत एक तो होती है सैनिकों के हाथों के जरिए जो दिखती है हमारे हौसलों के जरिए, लेकिन जब एक देश के पास, एक देश की सेनाओं के पास इस तरह की ताकतवर हथियार होते हैं, तो ये क्या अपने आप में एक आप समझ लीजिए युद्ध लड़ने से पहले आप युद्ध जीत लेते हैं कि सामने वाले के दिल में दहशत रहता है इसके पास ऐसा हथियार है तो इससे बच के रहना, इससे पंगा नहीं लेना है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले तो ये काम में आता है डिटरेंस के लिए, और हर सेना जो है हर देश की वो अपनी जो काबिलियत है अपनी ताकत के साथ में अपने कॉम्बैट पावर के साथ में डिटर करती है दुश्मन को कि वो जो हम अपना विल एजर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी वो सुन ले, उसको मान जाए। लेकिन अगर वो नहीं होता और अगर जरूरत पड़ती है जंग छेड़ने की, तो उसके अंदर जो हमारे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं, ऐसा जो औजार हमारे पास में है, ऐसा जो हथियार हमारे पास में है आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करेगा। और मैं कारगिल के युद्ध के अंदर आप जानते हैं मैं आर्मी स्पोक्स पर्सन था और मैं जानता हूं कि किस प्रकार से एयरफोर्स ने जो आर्मी का साथ दिया था। आज की जो जंग है वो एक ट्राई सर्विस, एक जॉइंटनेस के साथ में लड़ी जाएगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद में ये जो सीडीएस का बनना, हेडक्वार्टर आईडीएस का बनना, एमओडी के साथ में मिलिट्री का तालमेल होना और इंटीग्रेट होना, ये सब चीजें उस तरफ ये दर्शाती हैं कि हमने जो कल की लड़ाई लड़नी है या आज की जो लड़ाई हमने लड़नी है वो एक जॉइंटनेस के अंदर होगी। तो उसके अंदर मुझे याद है कारगिल की लड़ाई के अंदर ना कि सिर्फ प्रिसीजन बॉम्बिंग की एयरफोर्स ने, उन्होंने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो किया, और ट्रुप्स का मूवमेंट जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है माउंटेन्स के अंदर, वो भी उन्होंने रोल अदा किया। तो मैं जानता हूं कि जब हमारे पास ऐसा औजार आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का जो एक बहुत ही आधुनिक जो हमारे पास में अब एक जहाज आया है, ये स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं, ऑपरेशनल टारगेट्स हैं जो डेप्थ के अंदर होते हैं दुश्मन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये जो वेस्टर्न थिएटर जो कमांड का हेडक्वार्टर्स है फॉर एग्जांपल चेंगडू के अंदर हो गया, उनके लॉजिस्टिक जो एचेलॉन्स हो गए, उनके मिसाइल साइट्स जो हैं उनको टारगेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा रोल होता है कॉम्बैट के अंदर जो ग्राउंड ट्रूप्स है उनकी सपोर्ट के अंदर। उसके लिए जरूरत नहीं है कि यही जहाज आएगा, और एयरफोर्स के पास में जहाज हैं, लेकिन माउंटेन्स के अंदर उसका बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि जो फ्लॉट है फॉरवर्ड लाइन ऑफ ओन ट्रूप्स, उसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, जो प्रिसीजन बॉम्बिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको टारगेट करते हैं, जो कि कारगिल में हुआ था। और यकीनन अभी जो हमारे पास ये आधुनिक जहाज आया है, हमारा मनोबल जो मिलिट्री का है बढ़ा है, और जो मिलिट्री की ताकत है एज एन इमर्जिंग रीजनल पावर विद अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एंड एज अ ग्लोबल पावर, डेफिनेटली इट्स अ शॉट इन द आर्म। जिस तरह से आपने खूबियां गिनवाई हैं राफेल की, और वाकई जिस तरह की हथियार से लैस हमने हासिल किए हैं, क्योंकि ये भारत का राफेल है। हर देश जो हासिल करता है कोई भी हथियार, उसमें कुछ तरह की चेंजेस होते हैं, कुछ तरह की अपने कस्टमाइजेशन होते हैं। अब इसमें मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, हैमर, इन सारी चीजों का, यानी अपनी सीमा में रहते हुए किस तरीके से आक्रमण कर सकता है हिंदुस्तान। एडमिरल मेहता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि यहां पर स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी हमें रखनी है, हमें गोपनीयता रखनी है इन चीजों की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका बखान किया जाता है, और इसीलिए जैसे 26 जनवरी का परेड हो गया जिसमें हम दिखाते हैं कि देखो हमारे पास ये है, ये है, ये है। तो उस तरह की चीजें जिस तरह का डेटरेंट साबित होती है, जिस तरीके से दुश्मन देश में खौफ भरती है, उस हिसाब से राफेल को हम बहुत महत्वपूर्ण माने आज। बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे। एंड मैं तो ये भी कहूंगा कि बाकी सर्विसेज में भी आजकल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। नेवी में भी और आर्मी में भी नए नए वेपन्स आ रहे हैं। मैं खुद नेवल एविएटर था एक जमाने का। उस टाइम हमारे बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे, छोटे छोटे थे। एंड उसके बाद हमारा एक जनरेशन सी हैरियर आया। सी हैरियर के बाद अभी हमारे मिग 29 लगे हुए हैं, एंड दे आर वो भी काफी लंबी आर्क तक पहुंच सकते हैं अपने, एंड वेपन लोड बहुत अच्छे हैं, और सेंसर्स वगैरह काफी सब बिल्कुल ऐसे मॉडर्न है जैसे भी
इधर भी मिल रहे होंगे अभी। तो हुआ ये है कि जैसे अभी आपने आई थिंक अ लिटिल दिस थिंग वाज मेड अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कई सालों से हम लोग यही बोलते रहे हैं कि एक चौथा आदमी होना चाहिए, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, बट वन पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स एवरीवन। तो ये कई सालों से नहीं हुआ था, कदे नहीं क्यों, तो हम बारी बारी से टर्न लेके कर उधर बैठते थे दूसरी चेयर में। अभी इन एडिशन नेवी चीफ एक साल के लिए तुम तो जॉइंटमैनशिप करिए ऐसे। सो अभी और एक्स्ट्रा हेडक्वार्टर्स बन चुका है वहां पर। सो आई थिंक ये सब बहुत अच्छी प्लानिंग से हो रहा है। एंड हर एक सर्विस का जो भी कोई वेपन, नया वेपन होगा, एंड अगर दूसरी सर्विस को कुछ हेल्प चाहिए उसके बारे में, तो वी कैन मेक टू ईच अदर। जैसे कि स्ट्राइक एट सी करनी पड़ती है, या नेवी के जहाज डिप्लॉय कर देते हम लोग समुद्र एंडमन्स में जाके, और एंडमन से वहां से काफी एरिया संभाला जा सकता है। तो ये जॉइंटमैनशिप जो बोलते हैं हम, ये बहुत तड़क एकदम अच्छी कड़क बन के होएगी अभी। एंड इससे बाकी जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, इनको डेफिनेटली मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा अगर कुछ बदमाशी हो तो।